जोहार दोस्तों। सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज के वीडियो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप सभी का प्रोजेक्ट रियल के साथ जो एसएसटी का एग्जामिनेशन होने वाला है 7 दिसंबर को, ठीक है। जो आप सभी का हर शनिवार को प्री लिस्ट होता है, उसमें जो कि है 2 सब्जेक्ट यानी कि 2 विषयों में आप लोग का होने वाला है। एक एसएसटी यानी कि सोशल साइंस तथा एक संस्कृत में होने वाला है, ठीक है। तो दोनों के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप सभी को हमारे वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट से वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नए हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाओ, ठीक है। और देखिए सुबह को जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न का आने वाला है 9 के लिए, ठीक है। 9 और 8 के लिए जो कि है इंपॉर्टेंट प्रश्न का वीडियो सुबह को आएगा। तो आप लोग जो कि है सुबह को जो कि है तैयार रहना, ठीक है। क्लास 10 का हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे कुछ इस प्रकार का है। निम्न से, ठीक है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्व पश्चिम ग्वालियर से जुड़े हैं, ठीक है। तो कौन कौन जुड़े हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आप लोग के पास हैं। यहाँ पे देखिए मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर, मुंबई और कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिलचर तथा पोरबंदर। ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। देखिए यहाँ पे आप लोग का बता रहा है कि पूरब तथा पश्चिम, ठीक है। तो पूरब हो जाएगा आप लोग का जो कि है, देखिए ये भारत का नक्शा कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें जो कि इधर आप लोग का जो कि ये रहता है पोरबंदर, ठीक है। यहाँ से लेके इधर पूर्वी से लेके आप लोग का पूछा है पश्चिम तक, ठीक है। तो ये पोरबंदर जो है, पोरबंदर ये आप लोग का गुजरात में है। और सिलचर जो है ये आप लोग का एकदम साइड में जो कि आसाम की तरफ दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा राज्य, ठीक है, हजरिया, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा, तो देखिए यहाँ पे मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो देखिए ये जो प्रश्न है इसमें जो कि आप लोग दिमाग लगाओगे तो मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो तीनों के तीनों राज्य हैं, ठीक है, तीनों राज्य यहाँ पे आप लोग के मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, तीनों आप लोग को एक जो कि है साइड में दिखेंगे। भारत के जो कि नक्शे की कुछ इस प्रकार दिखेंगे, लेकिन इस साइड में जो कि ऐसे जो कि लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र है वो एक अलग में है, ठीक है। तो महाराष्ट्र थोड़ा नीचे है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आप लोग का है, लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है, ठीक है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण क्या है, तो ऑप्शन आप लोग के पास यहाँ पे है, शिक्षा का अभाव, ये तो गुण नहीं बता रहा है, ठीक है, ये तो अगुण बता रहा है। जनसंख्या की अधिकता, ठीक है, बहुदलीय पद्धति और नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। बिल्कुल नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए शिक्षा का अभाव, यहाँ पे देखिए भाव बता रहा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे अभाव बता रहा है। जनसंख्या की अधिकता, यहाँ पे तो जो जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो सब बता रहा है, ठीक है। शिक्षा का अभाव होगा तो वो देश कभी भी इसमें लोकतांत्रिक नहीं होगा और वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जनसंख्या की अधिकता, जनसंख्या अधिक हो सकती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में, लेकिन वो उसकी जो कि है विशेषता नहीं होगी। और बहुत दलीय पद्धति जो कि है ये आप लोग को जो कि है होती है, लेकिन वो विशेषता नहीं होती है, ठीक है, वो उसके गुण होते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का प्रश्न संख्या 4, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों हो जाती है, ठीक है। यानी कि निर्णय, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में निर्णय लेने में और क्रियान्वयन यानी कि कार्य को आगे बढ़ाने में देरी क्यों हो जाती है। तो उसके देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोग के दिए गए हैं। सरकार, ठीक है, सरकार फैसले लेने से डरती है, सरकारी निर्णय लेने में हिचकिचाती है, ठीक है, लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है, एक लोकतांत्रिक सरकार त्वरित निर्णय लेने में रुचि, ठीक है, रुचि रखता है, ठीक है। तो ये आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी, बिल्कुल राइट आंसर। क्योंकि देखिए एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो त्वरित निर्णय लेने में रुचि जो कि है रखता है, लेकिन सोच विचार करने के बाद, ठीक है, सोच विचार करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में आप लोग का है, निम्नलिखित में से किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं, ठीक है, किस दिन हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑप्शन आप लोग का है 24 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर, उसके बाद आप लोग का हो जाएगा, देखिए 4 अक्टूबर ये आप लोग को याद रखना, ठीक है, 4 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, ठीक है, 4 अक्टूबर को जो कि आप लोग का जो बेल्जियम है, ठीक है, वो आज़ादी हुआ था 4 अक्टूबर 1800
1930, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। इस दिन जो कि बेल्जियम आज़ाद हुआ था। ये आप लोग का चैप्टर 2 का जो कि क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 4 अक्टूबर हो गया हम लोग का, उसका 24 दिसंबर या 14 दिसंबर, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 24 दिसंबर, ठीक है। 24 दिसंबर आने वाले कुछ दिनों बाद जो कि है हम लोग उपभोक्ता आंदोलन का जो कि है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कोपरा के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष लागू किया गया? तो देखिए यहाँ पे आप लोग का है 1989, ठीक है, 1986, 1985, 1990। तो ये चीज़ आप लोग को हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा किस वर्ष लागू किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को इसका उत्तर जो हो जाएगा 1985 हो जाएगा। लेकिन यही अगर पूछता कि भारत में किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका आंसर आप लोग को 1986 होता है, ठीक है, 1986। तो आप लोग को ध्यान में रखना है कि भारत में 1986 में लागू हुआ था और विश्व में, पूरे विश्व में, ठीक है, 1985 में लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जिसे कोपरा के नाम से जाना जाता है। कोपरा मतलब जिसको आप देखिए इसको कोपरा आप लोग कह सकते हो, ठीक है, कोपरा। तो इसको आप लोग कस्टमर, ठीक है, कस्टमर प्रोटेक्शन जो कि एक्ट के रूप में जान सकते हो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 7 में। देखिए प्रश्न संख्या 7 में आप लोग का प्रश्न यहाँ पे है कि इनमें से, ठीक है, इनमें से किस देश में आधी आबादी गरीब में रहती है, ठीक है, गरीबी में रहती है। इनमें से किस देश में आधी आबादी जो है, उसकी आबादी जो है वो मतलब जनसंख्या है वो जो कि गरीबी में है, ठीक है, पूरी की पूरी आधी आबादी गरीबी में है। तो इसका ऑप्शंस आप लोग के पास है भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो इसका उत्तर आप लोग का हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 का बी नंबर यानी कि बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या आप लोग का 8वां है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है, ठीक है, भारत में जो कि प्रमुख साधन है। तो यहाँ पे है पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। देखिए वायु परिवहन जो कि भारत में है, पर इसका उपयोग जो कि है लोग कम करते हैं, क्योंकि बस जो कि अमीर वर्ग के लोग करते हैं, गरीब वर्ग के नहीं कर सकते हैं। सड़क परिवहन ये गरीब वर्ग के लोग ज़्यादा करते हैं, अमीर वर्ग के लोग कम करते हैं। और वहीं पाइपलाइन, तो पाइपलाइन का तो अभी काम हो ही नहीं सकता। बाकी यही बचा रेल परिवहन, इसका उपयोग दोनों करते हैं, ठीक है, रेल परिवहन का उपयोग जो कि बहुत सारे लोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रेल परिवहन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 है, उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता कौन है? मतलब उपभोक्ता आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है या फिर कौन है? तो देखिए ऑप्शंस आप लोग के पास यहाँ पे 4 दिए गए हैं। देखिए राफेल नडाल, ठीक है, एच मैकेनिले, स्वामीनाथन या कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, रेफल, ठीक है, रेफल नडाल। किसको? तो रेफल नडाल को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे 9 के बाद 10 ही आता है, ठीक है, 9 के बाद 10 प्रश्न संख्या है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए ये भी महत्वपूर्ण है, इसका जो कि आप लोग का फुल फॉर्म याद रहना चाहिए, और ये प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ISO का पूर्ण रूप है, ठीक है, ISO का पूर्ण रूप है, मतलब ISO का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए ऑप्शंस आप लोग के पास यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है इंटरनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बाद बी में है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी ऑफिस, उसके बाद देखिए इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न की तरफ। तो देखिए 11 नंबर का प्रश्न आप लोग का है, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो देखिए लोकतांत्रिक सरकार की जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार हैं, तो उसे लिखना है। तो उत्तर देखिए यहाँ पे, लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला है जनता का शासन, ठीक है, लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जिनके प्रतिनिधि शासन करते हैं, स्वयं शासन करते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या फिर शासन करते हैं। पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे, तो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ठीक है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में नियमित अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। बिल्कुल, ये जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि है टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट है तीसरा नंबर,
कानून का शासन, ठीक है। देखिए लोकतंत्र में जो कि कानून का शासन होता है, सभी नागरिक चाहे वे किसी भी पद पर हो कानून के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। कानून के जो कि समक्ष सभी बराबरी का हकदार होते हैं, चाहे वो कोई भी पद में हो, गरीब हो या फिर अमीर हो, किसी भी वर्ग के हो सकते हैं, सभी के लिए कानून बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। देखिए नागरिकों को अभिव्यक्त की स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हुए, जिसमें हम लोग का शिक्षा का अधिकार भी जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो जो लोकतंत्र है वो नागरिकों की अभिव्यक्ति की जो कि है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौन करता है? तो लोकतंत्र करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप लोग का 5वें नंबर का पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, सत्य का विकेंद्रीकरण, ठीक है। ये आप लोग का जो कि चैप्टर 2 में है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निर्णय लेने की शक्ति केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक विभाजित होती है, इसलिए लोकतांत्रिक जो की है व्यवस्था ये बहुत ही मस्त मान सकते हो आप लोग, ठीक है। सत्य का जिसमें विकेंद्रीकरण होता है या फिर सत्य की साझेदारी भी इसमें लोकप्रिय रहती है। देखिए यहाँ पे देखिए फिर से एक बार है लोकप्रिय भागीदारी, ठीक है। जनता नीतियों और निर्णयों में अपनी भागीदारी भी निभाती है, ठीक है। इसमें जनता का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। लोकतांत्रिक देश में या फिर लोकतांत्रिक सुशासन में जनता का जो कि बहुत ही बड़ा हाथ होता है, ठीक है, क्योंकि जनता स्वयं जो कि है उससे लोकतांत्रिक की जनदाता होते हैं। उसके बाद 7वां नंबर का पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है, एक सेकंड, देखिए 7वां नंबर का पॉइंट आप लोग यहाँ पे है कि उत्तरदायित्व सरकार, बिल्कुल उत्तरदायी सरकार तो होता ही होता है लोकतंत्र में, क्योंकि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और अपने कार्यों का हिसाब देती रहती है, ये देना ही पड़ता है और ये सभी सरकार का ये कर्म होता है, ठीक है। उनको ये कर्म करना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग का है विपक्ष की भूमिका। इसमें विपक्ष की भी भूमिका होती है। जैसे हाल फिलहाल अभी आप लोग देखे होंगे कि विपक्ष नेता जो कि है राहुल गांधी को बनाया गया है, तो उनकी भी जो कि भूमिका होती है वो कहीं कहीं भी चले जाएं, ठीक है, उनको जो कि है लोकतंत्र के खिलाफ और अपने भारत देश के लिए जो कि अच्छे जो कि है मजबूत भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो विपक्ष की भी भूमिका रहते हैं और पक्ष की भी भूमिका रहती है। जैसे पक्ष में अभी आप लोग की जो कि है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जो कि है सुशासन है, ठीक है। तो किस प्रकार होती है उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इस प्रकार होते हैं यहाँ पे लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होता है जो सरकार की गलतियों की आलोचना करता है और वैकल्पिक नीतियाँ प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आप लोग का जो कि है यहाँ पे आप लोग को बताया जा रहा है कि ये विशेषताएं लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावी और न्याय संगत बनाती हैं। उपरोक्त जितने भी विशेषताएं थी वो सभी लोकतांत्रिक सरकार को प्रभावी बनाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है 12 नंबर का। 12 नंबर में यहाँ पे है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपने शब्दों में बताना है। तो यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक तथा श्रम का आदान प्रदान होता है, वैश्वीकरण के जो कि है कारण। उसके बाद हो रहा है, ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियां यानी कि मल्टीपल नेशनल कंपनीज, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है, ठीक है। कब? जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती है तब। इसके बाद 13 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है। देखिए 13 नंबर का प्रश्न को भी देख लेते हैं कि ठीक है, आधारभूत उद्योग क्या है, ठीक है। आधारभूत उद्योग क्या है, इसको देखिए दो कर जाए लेकिन उद्योग होगा, उदाहरण देकर बताइए। तो उत्तर देखिए यहाँ पे ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जिनके उत्पादन, ठीक है, पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं उसे आधारभूत उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात, तांबा प्रगलन एवं एल्युमिनियम आदि।
तो इस प्रकार आप लोग इसको जो कि है लिख सकते हो, ठीक है। आधारभूत उद्योग, तो उदाहरण में यहाँ पे देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो उदाहरण जैसे में लोह इस्पात, तांबा प्रग्रहण एवं अल्युमिनियम इत्यादि। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो हम लोग का नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का। कुछ इस प्रकार का प्रश्न रहने वाला है कि औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक अवस्थित को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक बताए, ठीक है। तो औद्योगिक अवस्थित को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण इस प्रकार के आप लोग हो जाएंगे। प्रथम श्रम, दूसरा बाजार और तीसरा परिवहन की सुविधा। ये तीनों अगर है तो औद्योगिक अवस्थित को प्रभावित विशेष रूप से करेगा उस स्थान पे जो कि कोई भी मल्टीपल नेशनल कंपनी यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी आना जो कि है देखेगी क्योंकि देखिए वहाँ पे जो है श्रम की व्यवस्था है, बाजार अच्छा खासा है और परिवहन की सुविधा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हैं तो औद्योगिक जो कि है बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे वृद्धि होती है। चलिए अब बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 15 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि मार्टिन, ठीक है, मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। तो क्यों की? तो देखिए इसके उत्तर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए धर्म सुधारक मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते, ठीक है, करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी, ठीक है। इसमें लूथर ने चर्च को सशस्त्र के लिए चुनौती दी थी। शीघ्र ही लूथर के लेख एक बड़े संख्या में छपे और उसके बाद देखिए और पढ़े जाने लगे, ठीक है। मार्टिन लूथर ने न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, टेस्टामेंट के अनुवाद की 5,000 प्रतियां बिक गई और 3 महीने के अंदर दूसरे संस्करण निकालना पड़ा। प्रिंट के प्रति सच्चे मन से कृतज्ञ लूथर ने कहा, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है। तो इस प्रकार जो कि आप लोग का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्न हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो कि आप लोग का जो कि रहेगा बिजली टेस्ट में, तो सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न याद कर लीजिए। और सुबह को जो कि आप लोग का सेट 2 आएगा, ठीक है, सुबह को आप लोग का सेट 2 आएगा, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर से देखिए। वो जो कि 1 शॉट वीडियो रहेगा, उसमें आप लोग को सभी प्रश्न एक ही बार में करा दिए जाएंगे। बाकी ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।